कामयाबी के रास्ते कभी आसान नहीं होते। कामयाबी के रास्ते कभी आसान नहीं होते। बिना ठोकरे खाए लोग महान नहीं होते। मिलता है चलने वालों को खुदा का साथ। मिलता है चलने वालों को खुदा का साथ। वो कभी राहों में अकेले परेशान नहीं होते। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो टॉपर्स टॉक में आज एक नई टॉपर के साथ मुलाकात को तैयार है ना आप? जिंदगी में कामयाबी की चाहत किसे नहीं होती। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की यही कहानी है। हर इंसान सक्सेस के पीछे भागता है। तो ये सक्सेस सीक्रेट हम आपके लिए लेकर आते हैं टॉपर्स टॉक में। हालांकि सक्सेस की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। किसी को पैसे में सक्सेस दिखती है तो किसी को नेम एंड फेम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोनी कुमारी। जी हाँ, हिंदी की टॉपर हैं ये सेशन 2020-22 की। पीजी हिंदी विभाग में इन्होंने टॉप किया और अभी स्कॉलरशिप ले रही हैं ये, और पीजी हिंदी में स्कॉलर के रूप में योगदान दे रही हैं। तो ये इनकी जो जर्नी रही पूरी 2 सालों की पीजी के दौरान, और उसके बाद 1 साल इन्होंने यहाँ पर स्कॉलरशिप ली है, स्कॉलर के रूप में योगदान दिया। वो जर्नी अपने आप में खास रही। आज एक टॉपर के नज़रिए से हम समझेंगे सफलता के सीक्रेट्स को। सबसे पहले नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और कुछ समय निकाला हमारे लिए और हमारी बात को लोगों तक पहुंचा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनी, टॉप किया आपने 2022 में, 1 साल यहाँ पर अभी काम भी किया आपने। क्या फीलिंग होती है टॉपर बनने की? देखिए, ये एक बात तो तय है कि मेहनत का परिणाम है जी, इसे कोई झुठला नहीं सकता जी। उससे भी बड़ी बात ये कि आपको कहीं भी कुछ कार्य करने का अवसर अगर मिल रहा है जी, तो उसे खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये मुझे इन 1 सालों में पता चल गया। अब चूँकि बहुत कम दिन रह गए हैं यहाँ पर जी, तो मुझे पता चल गया कि इन 1 सालों में मैंने क्या कुछ यहाँ पे सीखा, क्या अनुभव किया। मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल विश्वविद्यालय का क्या ढांचा, क्या प्रक्रिया होती है, क्या चीज़ें कैसे क्या होती हैं, तो जितनी कुछ चीज़ें सीखने को मिली इन 1 सालों के दौरान वो बहुत ही बेहतरीन है और ये आगे बहुत काम आने वाले, इसका अनुभव अभी से बिल्कुल हो रहा है। तो बहुत अच्छा रहा यहाँ का अनुभव, टॉपर होने की खुशी और मेहनत का फल परिणाम सभी के सामने है और आज आपके साथ बातचीत हो रही है जी। तो बहुत अच्छा अनुभव है। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपने हिंदी में टॉप कर लिया है तो पहले से अंदाज़ा था या एकदम अनएक्सपेक्टेड था? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी मैं बिल्कुल सच कहूँगी। मुझे ये ऐसा नहीं था कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं टॉप नहीं करूँगी। होता है ना कि जब आप शुरू से सेमेस्टर 1 से चीज़ें चली आ रही होती हैं और आप देख रहे होते हैं या जैसा आपका परफॉर्मेंस होता है, जैसे आपके परिणाम होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पूरे क्लास का एक वातावरण देख के पता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग जाता है कि हाँ, थोड़ी बहुत शंका, और कहीं ना कहीं वो वही एक प्रेशर होता है कि भाई ऐसा है तो क्या करना है, अपने आप को कैसे वहाँ स्थापित रखना या क्या कुछ। तो मुझे ये बहुत आश्चर्यचकित वाला ये नहीं रहा था। मुझे कहीं ना कहीं पता था और वो चीज़ हो जाने पर खुशी तो खैर और होती है, क्योंकि ये चीज़ें आपको यूं ही नहीं मिला करती हैं। आपने वो मेहनत किया है, वो लगन से आप स्नातक की, मैं बता दूं मैं स्नातक में भी अपने कॉलेज की टॉपर रही हूँ। अच्छा। और तो यहाँ आने के बाद मुझे ये बन गया था कि अब एमए है, पीजी करना है, तो वहाँ भी ये चीज़ अपनी क्षमता, ये अपनी काबिलियत दिखानी है। तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, लेकिन हाँ, वो चीज़ हो गई तो खुशी बहुत है इसके लिए। मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? बहुत खुश। वो उन दोनों का इतना, मैं कहूँगी, माता पिता सभी का साथ देते हैं, सभी का भला चाहते हैं, लेकिन शुरू से हमारे माता पिता ने, मैं 3 भाई बहन हूँ जी, हमारे पढ़ाई के लिए जो कुछ कर सकते थे वे, एक मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जी, लेकिन कहिए कि जिस तरह का माहौल उन्होंने घर में रखा और देखा कि मैं कैसे कंटिन्यूसली पढ़ाई 2-3 घंटे लगातार चल रहे हैं, या फिर जो कुछ वो देखते आ रहे थे,
तो उन्हें ये था कि हाँ ऐसा कुछ होना तो है। तो मैं सेमेस्टर के भी परिणाम आते थे कि हाँ सेमेस्टर 1 2 में मैंने क्लास में फर्स्ट आई हूँ या टॉप किया। तो उन्हें बहुत वो ऐसे नहीं होते। ये होता है ना, माता पिता के बच्चों को दिखाना नहीं चाहते कि उन्हें ये न लगे कि बच्चे खूब ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाएं, तो उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए उनको। तो बहुत ही वो हाँ ठीक है, बस ऐसे ही उनका ये रिएक्शन होता कि अच्छी बात है, बस ऐसे ही अंत तक बना रहे तो अच्छा है। तो उनका ये था। लेकिन हाँ अंदर खुशी जो माँ बाप को प्राउड फील करवाने की होती है वो तो बहुत काबिल तारीफ होता है। तो लगा कि अगर उनकी खुशी में इतना सा योगदान दे पा रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग बहुत 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 खुशी, बहुत बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पढ़ाई कैसे शुरू हुई? शुरुआत से, बचपन से पढ़ाई, और क्या हमेशा से टॉप ही करती रही? देखिए मैं 5वीं कक्षा तक मैंने अपने पैतृक निवास नालंदा बिहार शरीफ से पढ़ाई की है। और 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई मैंने क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल बोकारो से की। स्नातक मैंने बोकारो स्टील सिटी कॉलेज से किया और MA 2 साल PK रॉय में किया और अब यहाँ पे हूँ। तो मैं बताऊँ कि ये सही कहा आपने कि क्या टॉपर हमें नहीं, फर्स्ट तो नहीं रही कि टॉपर हमेशा रही, लेकिन हाँ सेकेंड थर्ड का पोजीशन जो है 10वीं में मैंने 9.7 से GPA प्राप्त किया था। तो कहीं ना कहीं उन 2-4 टॉपर की लिस्ट में शामिल थी। 12वीं में मैंने ISC किया हुआ है, तो वहाँ भी 2-3 के रैंक में। तो मतलब शुरू से एकेडमिक परफॉर्मेंस को अगर मैं देखूँ तो मैं खुद भी ये चीज़ को मानती हूँ कि मेरे पास इसके अचीवमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। एकेडमिक के अचीवमेंट के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मैं ये सत्यता आपको बता रही हूँ। तो हाँ ये है कि चाहे गांव में भी रही, वहाँ 5वीं तक की पढ़ाई की, या 6ठी से 12वीं तक का पढ़ाई स्कूल में किया या कॉलेज किया, तो सब जगह एकेडमिक परफॉर्मेंस का जो एक दौर रहा वो ब्राइट रहा है, ये मैं कहूँगी। तो गांव में कहाँ, किस गांव से पढ़ाई हुई 0 से 5वीं तक? जी मैं नालंदा जिला से आती हूँ। जी हाँ जी। ये ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता है, अभी भी शायद वो स्कूल लग रहा है मुझे नहीं है, लेकिन प्यारेपुर मेरा गांव हुआ और वहाँ से मैंने ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल से 5वीं तक की पढ़ाई मैंने वहीं से किया। हाँ जी। तो गांव से शहर आना या परिवेश चेंज होता है बहुत। नालंदा से बोकारो आप आ गई, उसके बाद फिर आपने ISC किया और ISC के बाद सीधे आर्ट्स में हिंदी को अपना बना लिया। तो इतने सारे उतार चढ़ाव या डाइवर्जेंस जो हैं, एक पथ पर आप आगे नहीं बढ़ी, कैसे संभाला इतना कुछ? होता है ना कि आप आगे उसमें ही जा सकते हैं जहाँ आपकी रुचि हो, जहाँ आप बेहतर कर सकती हैं। वो 10वीं तक का जो दिमाग होता है या माहौल जो होता है वो होता है कि आप एक फ्लो में बहते हैं, भाई लोग ये कर रहे हैं वो तो वैसा वैसा कर लेते हैं। लेकिन मुझे 12वीं के दौरान, मैंने 10वीं के बाद तो ले लिया ISC, भाई साइंस करो, उसके बाद सारे रास्ते हैं। एक ऐसे मैं बताना चाहूँगी आपके माध्यम से सभी को, बस ये एक धारणा है कि ISC पढ़ना, ICOM करना, ये बस धारणा है। जहाँ आपकी रुचि है, जिस विषय में आप उसको चुनिए, आप उसमें एकदम बेहतर करेंगे, ये बात निश्चित है। मतलब साइंस पढ़ना जरूरी नहीं है, या साइंस पढ़ना जो है वो ये नहीं सिद्ध करता कि आप बड़े तेज हैं या मुकाम हासिल कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, किसी भी विषय में आप आगे हैं तो आप तेज हैं। जी, किसी भी एक निश्चित एक पर्टिकुलर विषय में आप आगे हैं तो आप तेज हैं। जी बिल्कुल। अगर जिसकी रुचि साइंस में, वो बिल्कुल बेशक उसको ले, उसमें बेहतर करे, इसमें कोई बात नहीं। जिसको कॉमर्स में इंटरेस्ट है वो लो, उसकी रुचि है। जी। तो 12वीं के बाद मुझे एहसास हुआ, जब मुझे अब चुनने की बारी आई, वहाँ बहुत कश्मकश बात होती है कि क्या किया जाए। तो मुझे पता चला, मैं PCM सब्जेक्ट था मेरा, लेकिन मैंने 12वीं तक भी हिंदी को ऑप्शनल रखा, क्योंकि मेरा वो हिंदी से जो वो लगाव था वो कहीं ना कहीं वो छूटने नहीं वाला था। होता है ना कि साइंस में हिंदी का क्या काम है, भाई PCM था और एक फिजिकल एजुकेशन विषय था, एक अंग्रेजी था। लेकिन ऑप्शनल जब मेरे स्कूल में चयन करने का ये आया, समय आया, तो मैंने हिंदी को, IP कंप्यूटर साइंस आदि विषय थे, मैंने हिंदी को रखा। और मैं बताऊँ आपको, जब बाकी विषयों की क्लास होती थी तो जैसे PCM की क्लास है फिजिक्स में, मेरा एक अजब सा डर, जब हिंदी की क्लास होती मैं जो बेफिक्री मेरे मन में होता, टीचर आए कुछ भी पूछें, कुछ भी हो, बिंदास एकदम। तो लगा आखिरकार ये मेरे अंदर जड़ पकड़ कह लीजिए। और मैं इसका कारण ये भी बताऊंगी ना कि 5वीं कक्षा तक मैंने हिंदी माध्यम से अपने गांव में पढ़ाई की। जब मैं वहाँ से वापस यहाँ शहर की ओर रुख कर रही थी,
आ रही थी, तो ही अब वहाँ उसी समय से अंग्रेजी माध्यम बस प्रारंभ ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं मेरे बचपन से जो हिंदी में पकड़ थी, चाहे वो लिखने की, मैं आपको बता दूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगी, लेकिन मैं मेरी राइटिंग हो हिंदी में या बोलने की फ्लुएंसी हो या जो कुछ भी, तो ठीक ठाक रहा है। तो मुझे लगता है, बहुतों ने कहा भाई अंग्रेज़ी स्नातक में ले लो, उसमें स्कोप ज़्यादा है, ऐसा है वैसा है, दिल मान नहीं रहा है। कितनों की सुने सबकी करे अपनी, यहाँ ये बात सिद्ध होती है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि हाँ वो करने से क्या हमारा वहाँ तक ये सब्जेक्ट मैं ले लूँ, लेकिन क्या आगे इसको निभा पाना मेरे लिए है या मैं कर पाऊँगी इसको, लगा नहीं। मेरी पकड़, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जहाँ है, मेरी रुचि जहाँ है, उसको मैं लूँ, उसमें मैं बेहतर कर सकूँगी, ये मेरी गारंटी। तो इसलिए मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरे पिताजी ने तो एकदम साफ ये कह दिया तुम्हें जहाँ इंजीनियरिंग करनी है, मतलब एक देखा देखी लीजिए, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं बैठ रही हूँ एग्ज़ाम में, मुझे पता है इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान तो कहीं और था। सबका कहा, सब कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं, बाहर जाओ पढ़ने, जहाँ जाना, सब चीज़ की स्वतंत्रता थी। ये मेरे परिवार की ओर से मुझे हर तरीके से सपोर्ट मिला। तो बाहर जाओ, करो जो करना है करो, लेकिन नहीं, मुझे ये करना, और मुझे अगर करना है तो मैं कहीं से रह कर लूँगी, ये मुझे विश्वास था। तो मैंने उसी को चुना और परिणाम सामने आप सबके सामने। अच्छा, आईएससी के बाद जब बीए का आपने सोचा हिंदी में, इंग्लिश को आज भी बड़ा रिप्यूटेड लैंग्वेज मानते हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को भाव भी मिलता है, लेकिन हिंदी में माना जाता है कि उसमें वो बच्चे जाएंगे जिनका कहीं पे मतलब कुछ और नहीं हुआ या कहीं दाल नहीं गली, हिंदी एकमात्र बच गया है ऑप्शन, तो ले लिया। पहले तो ये, और दूसरी बात कि बेटी आईएससी से बीए क्यों कर रही है, ये सवाल भी रिश्तेदारों का आया होगा, तो कैसे उससे निपटा? मैं बताऊं, उसका जवाब आज मिल गया है। उसका जवाब आज मिल गया है कि बेटी ने आईएससी से बीए क्यों रुख क्यों किया। और मैं आपकी दूसरी बात का जवाब देना चाहूँगी कि लगता है कि बच्चे, विद्यार्थियों को लगता है कि भाई अब आपका चारा कहीं नहीं रह गया है, कोई ऑप्शन आपके लिए, दरवाजे सब बंद है तो हिंदी ले लो। अगर ऐसी बात है तो हमारे क्लास में अभी वर्तमान में 200-250 के बच्चे है ना मौजूद, उसमें से कितने टॉपर्स बनेंगे, उसमें से कितनों का 60% से अबव मार्क्स आता है। अगर ऐसी बात है कि, तो ऐसी बात नहीं है कि आपको वहाँ ऑप्शन नहीं, वहाँ बच्चे जो इंटरेस्ट से टॉप करते हैं। तो मुझे लगता है अगर मैंने ये सोच के अगर इधर रुख मेरा होता कि मैं कुछ नहीं तो हिंदी में ले लो, कर लो, नहीं तो यहाँ मैं नहीं होती आज। वो बीए में किया, घर बैठ गए, वहाँ तक की स्थिति होती। इसमें आगे मैंने आपको बताऊँ, नेट क्वालिफाई 2 बार किया हुआ है, और आगे पीएचडी करने का मेरा पूरा दिल है, मेरी पूरी उम्मीद है, और मैं करूँगी भी आगे। तो ऐसी बिल्कुल नहीं बात है। अगर ले भी लिया ना कितनों ने कि भाई इस चारा है, तो बस वो चारा तक ही निपट कर रह जाएंगे, उनका आगे वहाँ से रुख करना मुश्किल नहीं आ पाएगा। वो नहीं आ पाएगा वो चीज़। तो मुझे नहीं लगता है, अगर रुचि है आप आगे जाएंगे, आपको उसमें आपकी पकड़ है, उसमें चाहे विषय कोई भी हो। मैं इंग्लिश लेती, मेरी पकड़ उसमें, मैं ही तभी उसमें आगे जा पाऊँगी। अगर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोप दिया जाए या ले लूँ, तो उसमें आपका आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, ये मेरा मानना है। तो जो ताने मिले थे उस समय, अब वो प्रशंसा में तब्दील हो गए इस रिजल्ट के बाद। हाँ, मैं बताऊँ आपको कि विषय चेंज किया, यही तो मैं कहना चाहूँगी। यहाँ एक बात यह आती है कि परिवार का सपोर्ट कितना अहम होता है। आपके किसी भी कदम में उनका साथ होना, ये बहुत मायने रखता है। मुझे 1% नहीं किसी मेरे माता पिता ने कहा हो कि भाई ये क्यों ले रही हो, हमने तो इतना पढ़ा लिखा, क्या इसी के, कहीं कुछ नहीं। तुम्हारा ये मन है यही करो, अगर तुम्हारी ये रुचि है यही करो, तुमको लगता है इसमें बेहतर कर सकती हो यही करो। तो उनका सपोर्ट, परिवार का एक सपोर्ट आना उनकी ओर से बहुत अहम बात है, और ये जिसे मिल जाता है समझिए बहुत भाग्यशाली हो। मुझे मिला। तो उन्होंने, मैं ताने के मामले को, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे कहीं से ताना मिला, परिवार से भी या अदर भी आस-पास, हाँ, रिश्तेदार पड़ोसी थे, क्योंकि वो शुरू से अवगत थे उन चीज़ों से। जैसे 10वीं 12वीं के परिणाम उन्होंने देखे, ये लगा कि जब आप किसी चीज़ में अच्छे होते हैं ना, या आप अच्छे से कर रहे हो, तो लगता है कि ये जो भी करे अच्छा, तो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगी। तो ये इस उम्मीद से वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं कि अच्छा कहीं ना कहीं कर लेगी। और आज सब देख भी पा रहे हैं
तो कहने का अब कहने को कुछ बचा नहीं है, आपके परिणाम ने सबकी बोलती बंद करवा दी है। अच्छा, एक बात बताइएगा, 2 बार नेट क्वालिफाई आपने कर लिया इसी दौरान, पहले तो ये बताइएगा कि कब किया आपने और कितने घंटों की पढ़ाई उसके पीछे रही? हाँ जी, मैंने सबसे पहले तो जैसे एमए समाप्त किया 2022, तो मेरा ये शुरू से ये चल रहा था दिमाग में कि एमए होता है ना कि अब पूर्ण करना है, 6 महीने का समय अच्छे से देना है। क्योंकि देखिए एमए करने के दौरान मेरे विचार में ये था कि या तो मैं एकेडमिक को अच्छे से पकड़ूं या तो फिर कॉम्पिटिटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें तो एक ही है लेकिन सिलेबस नेट का थोड़ा वास्ट हो जाता है। तो और एक टॉपर दिमाग तो आप देखिए जो चीज़ आप सोचते हैं वही आप कर सकते हैं, अनायास कोई चीज़ नहीं हो जाता है कि आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं आप अचानक से टॉपर हो गए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो लगा कि मैं अभी क्या करूं, मुझे ये शुरू से रहा, मैं 1-2 नाव पे पैर रखना मेरे लिए संभव नहीं होता है, मेरे आप कमज़ोरी का है अच्छाई का जो कहें। तो मुझे लगा मैंने एमए के दौरान पूरा फोकस अपने एकेडमिक सिलेबस उसी पर दिया। एमए समाप्त होने के बाद ही 6 महीने का मैं सोच भी रही थी, 6 महीने का पूरा समय मैंने कहते हैं दरवाज़ा बंद करके पढ़ाई करना, आपका फ़ोन कॉन्टैक्ट, आप सोशल मीडिया हर चीज़ से दूरी बना लिया और सोच लिया था कि 6 महीने बैठ कर तैयारी करनी है और उसमें चाहे जो हो अब उसको करना है, मतलब करना है, एकदम दिमाग बन पड़ा। वही किया एकदम पक्का। मैंने यहाँ मई में ज्वाइन भी करना था यहाँ पे, मैं मुझे लगता है मई के थोड़ा सा बाद ही मैं यहाँ पाई, क्योंकि वो समय वो चला, मैंने शिक्षकों से बोला सर मुझे प्लीज़ कुछ समय का दीजिए। हाँ, तो उस 6 महीने का तैयारी मैंने एमए के बाद की और जून 2023 में पहली बार मैंने नेट ही क्वालिफाई किया और थोड़ा सा के लिए जेआरएफ रह गया। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में आना जाना 1 साल का ये स्कॉलरशिप शुरू हो गया। तो उस दौरान भी चीज़ें चलती रहीं क्योंकि जेआरएफ पर मैं अटकी हुई थी, कहीं ना कहीं अभी भी अटकी हूँ। और फिर करते करते दिसंबर 2023 की परीक्षा दी, वहाँ भी कुछ मार्जिन से मेरा नेट ही हुआ, तो वहाँ भी मैं ये रह गई। और अब कुछ समय मिले तो मुझे लग रहा है कि बैठ के 1 महीने अच्छे से दूँ तो उम्मीद है कि हाँ जी। तो ये देखिए ज़रूरी, मैं ये कहूँगी ना कि आप कर कुछ भी सकते हैं, बस थोड़ा सा वो एक निरंतरता जो है ना, ये हर परीक्षा, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने का एकमात्र मतलब आप पूंजी कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए, जो कह लीजिए। आप 2 घंटे की पढ़ाई, मैं हालांकि मैं घर में तो मैं आपको बताऊं कि एक जो 2 घंटे का एक जो बेसिक क्रियाक्रम होता है उसके अलावा मेरा दिन भर पढ़ाई में ही जाता था। अब वो 8 घंटे पढ़ जाए कि 9 घंटे पढ़ जाए ये मुझे पता नहीं चलता था। तो मुझे लगता है, और उस दौरान मैंने सब चीज़ से, घर के परिवार से, मतलब किसी का फ़ोन मेरे फ़ोन पे आना, सोशल मीडिया, हर चीज़ संपर्क एकदम समाप्त, क्योंकि हमें ये पता था कि कुछ ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहने वाला है कि मैं कुछ समय के लिए संपर्क सबसे कर भी रही हूँ तो उसका फल आने पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो उस दौरान मैंने ये चीज़ की, तो सब चीज़ों से दूरी। और पढ़ाई तो अब देखिए, अभी अगर 3-4 घंटे भी लेकिन निरंतरता से रोज़ कर रहे हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत फलदायक साबित होगा। लेकिन एक दिन बहुत कर लिया फिर नहीं, तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब दिक्कत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपने बात की कि सोशल मीडिया से भी दूरी बनाई आपने, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि मोबाइल हाथ में होता है, आप पढ़ाई की वेबसाइट निकाल सकते हैं या फेसबुक चला सकते हैं। बहुत बार फेसबुक में भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ लोग कुछ और काम कर रहे हैं जो पढ़ाई से जिसका बिल्कुल संबंध नहीं है। ऐसे में आज के बच्चे कैसे खुद को ये, मतलब क्योंकि बेसिकली ये है कि आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर रहे हैं, तो इतना पेशेंस कैसे लाएं और कैसे इस हद तक पहुंच जाएं कि नहीं अभी मुझे मोबाइल नहीं देखना है तो नहीं देखना है। देखिए सही कहा आपने, अभी का दौर युग वो है भी नहीं कि हम पूरी तरह से मेरे हाथ से फ़ोन हट जाए, वो नहीं है, वो हो भी नहीं सकता। क्योंकि मैं खुद बताऊं, मैंने ऑनलाइन कोर्स किया, घर पर बैठ के मैंने ऑनलाइन कोर्स किया। अभी वो कितना बड़ा वरदान है हमारे सामने, आप समझ पा रही हैं कि एक 6 महीने बैठ के मैंने वो ऑनलाइन कोर्स किया और उस मतलब मेरे घर में मेरा स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज सब कुछ आ गया। तो उससे अलग नहीं रहा जा सकता, क्योंकि वो हमारे लिए काम आने की चीज़ है, काम आ भी रहा है। लेकिन अब कैसे कि उसके अलावे फ़ोन अगर उठाएं भी तो उसी काम के लिए, कुछ और एक्टिविटी में ना फंसें। इसका एक यही है कि जब हमारे अंदर वो लगन आ जाता है ना, तो कुछ सूझता ही नहीं है।
कुछ सोचता नहीं है कि क्या मैसेज आ गया, क्या अदर किसी मीडिया संबंधी चीज़ें हैं। मतलब वो आप में एक कह लीजिए कि एक वो क्यूरियोसिटी कह लीजिए, या फिर वो जिज्ञासा, या आप में वो सिंसियरिटी जब आ जाती है ना, तो आप भटकना बंद कर देते हैं या कम हो जाता है आपका। हाँ, बस। तो वो फोकस वो है ना कि होता है ना, मैं ये उदाहरण हमेशा देती हूँ कि एग्ज़ाम में कहते हैं ना, चोरी क्या करना, वो हमें भाई जंगल में बैठाते एग्ज़ाम दो, क्या मतलब है किसी से, बैठो एग्ज़ाम दो, निकलो। जी। हाँ, तो ये चीज़ है कि जब आप में वो एकाग्रता आ जाती है ना, वो सिंसियरिटी, वो फोकस्ड, जब आप, सबसे बड़ा चीज़ फोकस्ड होना। जी। आप ऐसा नहीं कि आपको सोते उठते बैठते जागते आपको वही चीज़ दिमाग में चल रहा है। मैं बताऊँ, कहीं मैं मतलब होता है ना, 1-2 दिन तो ऐसा हो जाता है, घर पे कोई आ गए या किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन, मैं बैठी वहाँ हूँ उनके साथ, दिमाग में चल रहा है भाई 2 घंटे वेस्ट हो गए, अब कैसे इसको किया जाए, अब वो चीज़ अब कैसे, मतलब आप कहीं भी हो। जी। मैं फिर वही बताऊँ, आप जंगल में हो, आप वन में हो, आप घर पे हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, आपके दिमाग में अगर हर घंटे हर वक्त वो चीज़ चल रहा है जिस पर आपने लक्ष्य किया हुआ है कि हमको ये एग्ज़ाम निकालना है या किसी भी संदर्भ में, आप वो कर लेंगे, आज नहीं तो कर लेंगे, बशर्ते क्या है, आप उस पर फोकस्ड हैं। बस इतनी सी बात मांगता है ये। तो सोशल मीडिया बिल्कुल एक हद तक आवश्यक है, अभी का वो युग हो गया है, लेकिन हमें इतना फोकस्ड होना पड़ेगा कि उसकी सीमा हम समझें कि कहाँ तक इसका और कहाँ रुकना है। हाँ, दर्शकों, मुझे लगता है आपको भी ये आप फील कर पा रहे होंगे जो इस वक्त मैं कर पा रही हूँ। जुनून दिख रहा है एक सोनी की बातों में कि आप वो कर लेंगे जो आप चाहते हैं, बशर्ते कि आप करना चाहते हैं पूरे मन से। और जब आप बात कर रही हैं मुझसे, हमारा ये इंटरेक्शन चल रहा है, मैं वो फील कर पा रही हूँ, वो ग्रेविटी फील कर पा रही हूँ कि नहीं, मुझे करना है तो करना है, वो वाली जो बात है। और वो शायद आपके पूरे मन में, विचार में, आपके शरीर में इस कदर बस गया है कि आपकी बोली में भी वो झलक रहा है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी, वास्ट सिलेबस होता है क्योंकि साहित्य, हिंदी साहित्य है और काफ़ी राइटर्स हैं अलग अलग, वैसे में फेवरेट कौन रहे, या पढ़ाई के दौरान पुस्तकों का सहारा लिया गया या नोट्स का सहारा लिया गया, और गेस पेपर, क्योंकि कोयलांचल में बच्चे मानते हैं कि पास करना है तो गेस पेपर ज़रूरी है, इस पर आप क्या कहेंगी? गेस पेपर सही है, पढ़ना नहीं पढ़ना चाहिए, या पुस्तकें ही एकमात्र सहारा बन सकती हैं? और ऑनलाइन सोर्सेस, आखिर टॉप करने के लिए रास्ता किस गली से गुजरता है? देखिए, जब आप सब चीज़ों को कवर करते हैं ना, सब चीज़ों को पढ़ते हैं जी, तो आपके लिए ना एक लाइन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो लाइन आपको गेस्ट पेपर से मिल जाए, वो आपको पासपोर्ट नोट से मिल जाए, आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाए, आपको अखबार से मिल जाए, आपको कहीं से भी मिल जाए जी। लेकिन आप अगर एक चीज़ पर एकदम निश्चितता आपकी हो गई है कि मुझे गेस्ट पेपर से पास हो जाएंगे हम, ये तो वो नहीं हो सकता। टेक्स्ट क्या है ना आपकी, देखिए हमें पढ़ने से, रीडिंग करने से क्या होता है, देखिए साहित्य क्या बात करें, चूँकि मैं हिंदी है तो मैं हिंदी साहित्य की बात करती हूँ, करूँगी कि चीज़ें इसमें बहुत है, साहित्य वास्ट है बिल्कुल। तो वो क्या है ना, पढ़ने से हमारा दिमाग खुलता है, तो वो जब विस्तृत रूप से हम चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो ये चीज़ दिमाग ज़्यादा थोड़ा खुलता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं मैं कहूँगी मैंने पासपोर्ट गैस, मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है। आप कहोगे कि मेरे पास टेक्स्ट बुक है तो पासपोर्ट में गैस सब कुछ है, लेकिन मैं ये मुझे पता था कि इसके लिए क्या ज़्यादा आवश्यक है। अगर मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ा है और मुझे लग रहा है कि मुझे इतने संतुष्टि नहीं, मैं और बेहतर कैसे करूँ, मतलब अपने आप को किस कदर टेस्ट कर लूँ, तो वो सब कुछ आवश्यक है। लेकिन अगर हम एक चीज़ पासपोर्ट पर निर्भर हो जाए, गेस्ट पेपर पर निर्भर हो जाए, तो वो संभव नहीं है। और रहा सवाल टॉपर होने के बाद, देखिए टॉपर कोई 2 साल में नहीं हो जाता कि एमए किया आपने टॉपर हो गए। टॉपर होने के लिए वो क्या होता है ना, वो आपकी प्रवृत्ति एक बचपन से दिखने लगती है, या आपने स्कूलिंग अच्छे से किया है, या मुझे लगा कि मैंने अगर 11वीं 12वीं में अगर हिंदी नहीं लिया होता तो शायद ये एमए में चीज़ें जो हैं, जो कुछ 12वीं से मैच कर रही हैं, 10वीं से, तो कैसे होता है। तो वो आपने स्नातक भी किया है लगन से, आपने स्नातक लगन से किया तो आपके लिए एमए आसान हो जाएगा। एमए अगर आपने अच्छा से किया, स्नातक एमए आपका बढ़िया से, आपके लिए नेट थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको हर जगह आपकी वो मंशा रहती है कि मुझे अच्छा करना, बेहतर करना है मेरी, इसलिए यहाँ विषय की रुचिकर होना बढ़ जाता है, यहाँ उसका महत्व कि मुझे रुचि थी तो मैंने जहाँ हिंदी मेरा विषय था, जिस भी क्लास में हो, जहाँ भी हो, वहाँ मैंने उसको रुचि से पढ़ा।
ये नहीं लगा कि केवल पढ़ने के लिए पढ़ रही हूँ, बिल्कुल। बल्कि ये पढ़ना, ये कवर करना है, ये अच्छा लग रहा है। तो पढ़ना तो विस्तृत रूप से पड़ेगा ही, उससे हम भाग नहीं सकते, ये बात सच है। क्योंकि देखिए सच बात है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, वो तो हमें करना ही होता है। और एक वही है, एक मतलब कह लीजिए कि आप थोड़ा बहुत उस चीज़ को, एक स्मार्ट स्टडी भी होता है ना, बिल्कुल। सिलेबस ठीक है वास्ट है, लेकिन आपको लग रहा है कि इतना कवर हो गया तो हम इतना कुछ कर सकेंगे। तो एक स्मार्ट तरीके से मेहनत भी ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच भी ज़रूरी है कि कितना कुछ हम कवर मेरा हो गया, इतने में काम बन जाएगा। लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ जी। मतलब एक बार अगर आपने 11वीं में भी कोई चीज़ पढ़ी तो आगे जाकर पीजी तक वो आपके साथ रहा। ऐसा नहीं कह सकते हैं, जो आपने भी बताया कि 2 साल में टॉप कर जाएंगे, तो ये 2 साल की मेहनत नहीं होती है, उससे पहले जो आपने ग्रेजुएशन तक मेहनत की वो भी इसके पीछे रही। बिल्कुल, एकदम सही, एकदम सही कहा। एक बात और, हिंदी का तो प्रेम है ही, हिंदी से आपका प्रेम तो झलक रहा है और आज उसी के कारण आपकी पहचान भी है। इसके अलावा कोई और हॉबी भी रही क्या? देखिए मतलब संगीत सुनने का? हाँ, संगीत का तो मुझे बहुत सुनने का, और मैं ऐसे गुनगुनाते हुए रहती हूँ, सुनने का है। संगीत से एक अजब लगाव है। तो मतलब स्ट्रेस होता है जब जीवन में, तो क्या करना पसंद करती हैं तनाव के वक्त? लगता है थोड़ा सा शांति से परिवारजनों से थोड़ा बातचीत कर लूँ, थोड़ा सा अलग होगा। हाँ, थोड़ा किसी भी अच्छे दोस्तों या परिवारजनों उनसे थोड़ा सा बात विचार कर लीजिए। हाँ ठीक है, आपने संगीत सुनना भी। और कभी बहुत अकेला होता है तो कुछ मन नहीं कर रहा पढ़ने को, किताब उठा लिया, बस एक किताब को पढ़ना होता है, उसमें अलग ज़िंदगी है। कोई उपन्यास उठा लिया, किसी भी किताब को उठा लिया, उसमें एक अलग ज़िंदगी है, तो बस पढ़ते जा रही। तो मुझे पढ़ना कहीं ना कहीं, लिखना तो है ही, मैंने डायरियाँ भी लिखी हुई हैं, तो लिखना और पढ़ना, ये 2 चीज़ें जो है, कभी ऐसे नहीं कुछ ऐसे लिख लिया और कुछ कविताएं लिख ली, कुछ भी मन कभी शौक हो ऐसे हुआ तो शौकिया, ऐसे कोई ये नहीं है। और पढ़ने के संदर्भ में कभी मन नहीं बैठे तो पढ़ लिया। तो बेसिकली थोड़ा संगीत सुन लिया, परिवारजनों से बात कर ली, कुछ नहीं है तो पढ़ लिया, कुछ लिखने को 2-3 लाइनें तो लिख लिया, इन सब से समय। मतलब पढ़ाई जो है वो भी पार्ट है, और जो आप मन बहलाती हैं वो भी पढ़ाई से ही बहला लेती हैं, कह सकती हैं आप। मुझे देखिए मेरा स्पोर्ट्स, क्योंकि देखिए होता है ना कितने बच्चों को स्पोर्ट्स की हो, तो हमें नहीं लगता वो मेरे में वो चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे सारी चीज़ें मेरे इसी इर्द गिर्द घूमती हैं, और लिख लूँ, पढ़ लूँ, चाहे जो कर लूँ, तो इर्द गिर्द। इस मुकाम पर जहाँ आज आप हैं, किसको श्रेय देना चाहेंगी? किनका हाथ रहा, किन्होंने थपकी दी कि आगे बढ़ो, हम पीछे से हैं? एकदम देखिए, माता पिता तो सर्वश्रेष्ठ है, उनका स्थान कौन ले सकता है। और गुरु, ये 2 जन जो हैं, मैं बताऊं आपको कि मैं अपने आप को भाग्यशाली इस संदर्भ में समझती हूँ कि शुरू से ही, चाहे स्कूल रहा, वो स्नातक वाले कॉलेज रहे, वो MA का कॉलेज रहा, चाहे अभी भी, मुझे शिक्षकों का अजब स्नेह मिला है। मैं बता नहीं सकती ऐसा क्यों है, लेकिन अभी तक स्कूल के शिक्षक जो मेरे से संपर्क में हैं, तो एक या तो मेरे व्यवहार से उनको ऐसी बात उनको लगी हो। ऐसा नहीं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत फर्स्ट रैंक, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो मुझे लगता है कि मैं मेरे व्यवहार से ही वो ऐसा थोड़ा सा बंध जैसे जाते हैं। तो मुझे बहुत स्नेह शिक्षकों का मिला, हर जगह, हर मोड़ पर मिला है। मुझे याद है, स्कूल में मैं एक बार थी, 9th स्टैंडर्ड की बात है, तो एक शिक्षक ने, हिंदी के शिक्षक, वैसे हिंदी के जो भी शिक्षक रहे मेरे फेवरेट ही बन जाते हैं, तो और मैं भी उनकी प्रिय बन जाती हूँ। तो वो मुझे खुद से एक बार बुलाकर उन्होंने किताब मुझे दी, तो मुझे लगा भाई ये कौन सी किताब है। भाई 9वीं तक तो व्यक्ति ऐसे कुछ जो कुछ है पढ़ रहे हैं, हाँ, उतने से काम चल जाता है। तो मैंने देखा कुछ एक अलग सा क्वेश्चन बैंक या कुछ एक्स्ट्रा होता है ना, कि आप एक्स्ट्रा तैयारी करो उससे, तो मुझे लगा ऐसा क्यों, ऐसा क्या दिया उन्होंने। तो मुझे ये समझ में आया कि हो सकता है उनको लगा हो कि बेहतर और कर सकती है, तो उसे थोड़ा सा और दिया जाए कि और बेहतर इसमें आए। माता पिता का तो हर समय उन्होंने जो चाहा, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, मतलब किसी भी प्रकार का उन्होंने मैं यहाँ 15-20 वर्षों से यहाँ हूँ, बोकारो में रह रही हूँ। हमारे माता पिता ने हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाने के अलावे, उसको स्थापित करने के अलावे कोई काम नहीं दूसरा किया है ना। हम आज तक रेंट के हाउस घर पर रहते हैं, आज तक कोई अपना मकान है ये कर लिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
असली सिवाय संपत्ति आप इसके, लोग हैं। क्योंकि उन्हें पता था असली संपत्ति हमारे बच्चों की पढ़ाई है। आज मेरी बहन मेरी एनडीटीवी में काम कर रही है, भाई तो सभी अपने अपने जगह पे आज हैं, लग रहा है कि उनका मेहनत आज ये है। तो माता पिता, गुरु और कुछ खास मित्र, बहुत बहुत सहयोग सब करा। अच्छा, तो ये पढ़ाई जो आपकी हुई, तो बोकारो से आप ट्रेवल करती थी धनबाद हमेशा? कितने किलोमीटर्स लगभग या कितने घंटे लगते होंगे? हाँ जी, मैं 2 साल में 1 साल स्कॉलरशिप के दौरान, ये 3 साल मैंने बोकारो टू धनबाद आना जाना ही किया है हमेशा। हाँ जी, मैं बस से ट्रैवलिंग मेरा एक नॉर्मल रेगुलर रहा है जी। तो मैं समझिए कि अगर मैं आना जाना करती हूँ तो 3 घंटे का सफ़र मेरे रास्ते में गुजरता है। 1.5 घंटे आना जाना, मतलब ज़्यादा ही आप लगा लीजिए 3.5 घंटे, लेकिन एक मोटा मोटी 3 घंटे मान कर चलती हूँ। तो फिर भी एक लगा बहुत हुआ कि भाई यहीं रह लो कर लो, लेकिन मुझे लगा ठीक है, अगर हो जा रहा है आना जाना तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात इसमें नहीं है। मुझे एक ना घर से क्या मोह है मैं बताऊँ आपको। एक घर से मुझे मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं मेरे से दोनों बाहर हैं, दिल्ली में रह रहे हैं दोनों। मुझे घर से ऐसा मोह है कि मैं निकली नहीं कभी। पढ़ाई वगैरह स्कूलिंग पास में ही हो ही गया सेक्टर 5 में मैं रहती हूँ, सेक्टर 6 में मेरे स्कूल थे जी। कॉलेज भी सेक्टर 6 में था, यहाँ भी आई। तो बस धनबाद की दूरी अभी तक मेरे लिए बोकारो से निकलना धनबाद ही रहा है। अभी दूर वाला स्थान। तो रोजाना आना जाना मैंने 3 साल ये मतलब संघर्ष रहा उस दौरान। हाँ जी, आने जाने में लगता काफी हाँ जी, थकान भी होती होगी बहुत। लेकिन वो बस पे मुझे लगता है कि काफ़ी यूटिलाइज लगता था कि बस के दौरान क्या करना, 3 घंटे का समय तो कुछ पढ़ना करना हो, जो भी समय का। हाँ जी, हाँ एकदम लगता था वो 1.5 घंटे क्या होंगे, बड़ा बुरा लगता था। अभी क्योंकि मैं आपको बताया जैसे मैंने आपको कि नेट जब मैं यहाँ आने लग गई तो JRF मेरा कुछ ना कुछ के लिए रह गया अभी, तो लग रहा था कि ये कैसे होगा अभी यहाँ भी आना पड़ा। तो मुझे लगता था कि ये मैं बस में जो सफ़र कर रही हूँ, जो समय मेरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लगता था कि इन 3 घंटों को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे एक मन में बिठा लिया कि भाई इसको तो करना है, कैसे मैं हालांकि पूरा समय तो मैं उस पर नहीं दे पाती, लेकिन जो कुछ भी मुझसे बन पाता तो मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। और मैं मोबाइल से कुछ पढ़ते या किताबें कुछ रखा, तो चाहा कि इस समय पढ़ाई चलती रहे। हाँ जी, लगा कि उसको कैसे यूटिलाइज वेस्ट नहीं करना। नहीं, ये सही कहा आपने, ये दिमाग में रहता था कि एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसकी ग्लानि बहुत खराब। मतलब वो जो बस की ट्रैवलिंग है उसको यूटिलाइज किया आपने और टॉपर बन गई। हाँ जी, नहीं वो घर पे स्थिति थी क्योंकि 2 साल यहाँ भी आना पड़ता था। हालांकि उसमें कोरोना वगैरह का समय था, कोरोना के बाद का समय। तो PK राव में भले क्लासेस थोड़े कम हुए, तो बहुत एकदम रेगुलरिटी के साथ तो आना नहीं होता था, लेकिन जब घर पे रहा तो उसकी हाँ, मैं आपको बताऊँ, थोड़ा कहने में अजब लगता है, लेकिन मेरी जब नींद खुलती पता नहीं क्या हो गया था। मतलब आप इतना किसी चीज़ को सोचने लग जाते हैं या उस पर आप ये हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत सही है, क्योंकि आप हर एक समय निश्चित होता है सोने जगने का। हालांकि मेरा निश्चित रहा, मैं ज़्यादा लेट तक जग नहीं सकती और सुबह ज़्यादा लेट तक सो नहीं सकती। तो एक लगभग 10-11 का सोने का समय और सुबह 5 से 6, या जब पढ़ाई के दौर में ज़्यादा होती हूँ तो 4 से 5 का समय। हाँ जी, बिल्कुल। तो मुझे 3 बजे नींद खुलती मेरी, तो मुझे लगता अब अभी सोना ही नहीं, अब तो नींद नहीं आने वाली, बस उठ के लग जाओ। अच्छा। तो ऐसा स्वरूप एक समय, मतलब ऐसा है, मुझे यकीन नहीं होती हो क्या रहा है, लेकिन हाँ बस नींद से जागना कि बस, और अब कुछ है ही नहीं काम करने को। मैं बताऊँ, काम के मामले में तो हमारी माता जी की कृपा है। मतलब एक होता है ना एक काम, कुछ भी नहीं, घर से प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं। अगर हम 24 घंटे लगे हैं तो तुम लगे रहो अपने काम में, तो बहुत परिवार का तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा। अच्छा सोनी, जो हमारे दर्शक हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि विश्व के किसी भी कोने से YouTube के माध्यम से लोग सुनते हैं और कोयलांचल के हमारे दर्शक भी आपको सुन रहे हैं। सक्सेस का सीक्रेट क्या होता है, कैसे ये ताला खोला जाए कि लोग सक्सेसफुल हो जाए? देखिए, मेरे विचार से या मैंने जो समझा देखा, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं किसी की देखा देखी पे मत जाएं। जो आपकी इच्छा है अपने आप को पहचानें, जो आपकी रुचि है, जिस विषय में रुचि है आप उसको चुनिए, उस राह पर चलिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन किसी के देखा देखी पे, किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में आके कुछ ना करें। अपनी रुचि से चलिए,
अपनी राह पर चलिए। आपको लगता है कि आपकी सफलता इसमें है, आपका कॉन्फिडेंस इसमें झलकता है, आपकी इस विषय में पकड़ है, आप इसमें बेहतर कर सकती हैं, आप उस पर चलिए। निश्चित आप सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, ये निश्चित है। मतलब पहले अपना गोल तय करें और फिर लग जाए तैयार है। थैंक यू सोनी समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोनी ने आज अपनी कहानी सुनाई। टॉपर्स टॉक में हमारी कोशिश यही है कि जो लोग जो हर वक्त ये सोच रहे हैं कि हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हों, और पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हें आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि लगभग हर एक नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई कैसे की जाए कि किस्मत संवर जाए और एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ये सब चीज़ें आसान हो जाए हमारे दर्शकों के लिए, इसीलिए लेकर आ रहे हैं हम टॉपर्स टॉक। सोनी की कहानी ने आज कई भ्रम तोड़े हैं। आईएससी के बाद बीए तक का सफ़र और बीए के बाद एमए का सफ़र। जो बच्चे साइंस लेकर पढ़ते हैं, कॉमर्स लेकर पढ़ते हैं, आम धारणा यही होती है कि वह बच्चे मेरिटोरियस होते हैं। आर्ट्स के बच्चों को जो लोग कमतर मानते हैं, हालांकि ये प्रवृत्ति अब थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि आर्ट्स के बच्चे ने जब से आईएएस निकालना शुरू किया है, उसके बाद से लोग आर्ट्स के बच्चों को भी काफ़ी वैल्यू देने लगे हैं। पर बात वैल्यू की नहीं है। सोसाइटी वैल्यू उनको देती है जो खुद की वैल्यू बनाते हैं, और वो तभी संभव है जब आप जो भी काम आपने अपने हाथों में लिया है उसे सक्सेसफुली करें। और सक्सेस का सीक्रेट, जैसा कि सोनी ने बताया, पहले गोल तय करें और उसके बाद काम के पीछे लग जाएं। आपको, समाज को, आपके माता पिता को आपसे बहुत सारी आशाएं हैं और आप उनका सक्सेस सीक्रेट हैं। तो टॉपर्स टॉक में फिर से लेकर आऊँगी एक नई कहानी। तब तक आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।